हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विथ अमृतसर 26 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में ये संभवतः दूसरी क्लास है। पहली क्लास को हम लोगों ने देख लिया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। गुप्तचर व्यवस्था देखेंगे। गुप्तचर में कौन कौन से गुप्तचर कौन अस्थायी काम करते थे, कौन भ्रमणशील थे। उसके बाद हम लोग न्याय व्यवस्था देख लेंगे। न्याय व्यवस्था के बाद आर्थिक व्यवस्था देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे मुद्रा कैसी थी, मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। ठीक, चलिए आते हैं गुप्तचर पे चर्चा कर लेते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? गुण पुरुष कहा गया है मौर्य काल में गुप्तचरों को। लेकिन कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि पुरुष गुप्तचरों की तुलना में जो महिला गुप्तचर होती थी वो ज़्यादा प्रभावशाली होती थी। ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से ये जानकारी मिलती है। ठीक, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये चार उन्हीं के नाम हैं। अजय, हालांकि चार नाम इन्हीं के हैं। गुप्तचर देखिएगा कैसे थे। कुछ गुप्तचर ऐसे थे जो संस्था के रूप में काम करते थे और कुछ गुप्तचर ऐसे होते थे जो संचरा के रूप में काम करते थे। संस्था का मतलब है स्थायी गुप्तचर जो एक जगह रह के काम करते थे। संचरा का मतलब है भ्रमणशील गुप्तचर जो एक जगह से दूसरे जगह तक भ्रमण करते थे और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके यहाँ सौंप देते थे। संस्था वाले गुप्तचरों को देख लेते हैं। ये 5 प्रकार के होते थे। 5 प्रकार में पहले प्रकार में कौन आएगा? विद्यार्थी आएंगे। यानी वैसे गुप्तचर जो विद्यार्थी के भेष में तो थे, विद्यार्थी हालांकि थे नहीं, विद्यार्थी के भेष में होते थे और इनको कापटिक कहा जाता था। ऐसे गुप्तचर जो विद्यार्थी के भेष में रहते थे, काम करते थे गुप्तचरी का, इनको कापटिक कहा जाता था। दूसरे नंबर पे आएंगे सन्यासी के भेष में गुप्तचर। ऐसे गुप्तचर जो सन्यासी के भेष में रहते थे इनको उदास्थित कहा जाता था। उदास्थित कहा जाता था। तीसरी गुप्तचर हैं जो किसान के रूप में रहते थे, काम करते थे, इनको गृहपालिक गृहपलित कहा जाता था। गृहपतिक कहा जाता था इनको। चौथे नंबर पे ऐसे गुप्तचर जो व्यापारी के रूप में काम करते थे, वेश में शामिल थे, इनको क्या कहा जाता था? वैदेहक कहा जाता था। ऐसे गुप्तचर जो व्यापारी के रूप में काम करते थे इनको वैदेहक कहा जाता था। चौथे गुप्तचर हैं, पांचवें गुप्तचर तपस्वी के रूप में रहते थे, है ना, यानी तपस्या में लगे हैं और इधर उधर से जो लोग आते जाते थे सब पे निगाह होती थी। जो बातें होती थी वो भी सुनते थे, है ना। रात के अंधेरे में पहुंच के वहाँ कुल सूचना बता देते थे, सारी सूचना वहाँ शेयर कर देते थे। इनको तापस कहा जाता था। जो तपस्वी के भेष में गुप्तचर होते थे इनको तापस कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे आते हैं। संचरा को देख लेते हैं हम लोग। संचरा के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सन्नी यानी प्रशिक्षित गुप्तचर, यानी वैसे गुप्तचर जिनको प्रशिक्षण दिया गया है वे होते थे सन्नी कहलाते थे। दूसरे गुप्तचर होते थे तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब है ऐसे गुप्तचर जो सूरवीर हों। कहने का मतलब है कि गुप्त सूचनाएं कहीं इकट्ठा करने के लिए गए हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते ही थे संचरा वाले, वहाँ पकड़ लिए गए तो सच्चाई नहीं बताएंगे। बड़े साहसी टाइप के होते थे, है ना। हाथ काट दो, पैर काट दो, है ना, नाखून निकाल लो, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि हम किसके गुप्तचर हैं। जैसे आज भी देखते होंगे, वास्तविकता है कि आपके देश के गुप्तचर यदि किसी दूसरे देश में पकड़े जाते हैं या दूसरे देश वाले आपके देश में पकड़े जाते हैं तो वो सच्चाई बताते नहीं हैं, भले ही वो मर जाएं लेकिन सच्चाई नहीं बताएंगे। तीसरे नंबर पे देखिएगा संचरा में रसद। रसद यानी क्रूर प्रवृत्ति वाले गुप्तचर, है ना।
क्रूर प्रवृत्ति वाले गुप्तचर, इनको रसद कहा जाता था। चौथा है परिव्राजिका। परिव्राजिका यानी भिक्षुड़ी के वेश धारण करके जो गुप्तचर महिलाएं होती थी, हालांकि ये वेश्याएं होती थी, वो भिक्षुड़ी का रूप धारण करके भ्रमण करती थी और सूचनाओं को कलेक्ट करके यहाँ राजा के यहाँ पहुँचा देती थी। ठीक, कुछ ऐसे भी गुप्तचरों का उल्लेख मिला है जो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाके बस जाते थे और वहीं के हो जाते थे, हालांकि वहाँ की सूचना यहाँ पहुँचाते थे। ऐसे गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उभय वेतन कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग न्याय व्यवस्था पे। न्याय व्यवस्था में देखिएगा, चीज़ों को यानी समूह में बांट दिया गया था। जितना बड़ा साम्राज्य था, साम्राज्य को कई हिस्सों में बांटा गया था। केंद्र में स्थिति कुछ और थी, प्रांत में कुछ और थी, ग्राम में कुछ और था, नगर प्रशासन अलग है, ग्राम प्रशासन, तो चीज़ों को बांट दिया गया था, है ना। न्याय में देखिएगा, देखिए न्यायालय कितने भी हो, जैसे मार काट वाले कंटक शोधक अलग हैं, है ना। फौजदारी दीवानी वाले जो मामले हैं, फौजदारी का अलग है, दीवानी का अलग है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें, सबसे बड़ा अगर न्यायाधीश कोई होता था, विषम परिस्थिति में वहाँ मामला हालांकि जाता था, तो राजा खुद होता था, है ना। केंद्र में सबसे बड़ा अधिकारी कौन मिलेगा? राजा मिलेगा। केंद्र में राजा है और प्रांत में राजकुमार। राजकुमार यानी राजा का जो पुत्र है वही, जिसको आर्यपुत्र या राजपुत्र भी कहा जाता था, राजकुमार या आर्यपुत्र। तीसरे नंबर पे मंडल देखने को मिलेगा। मंडल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, मंडल को जिला भी कहते थे, प्रदेष्टा होता था। मंडल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? प्रदेष्टा होता था। उसके बाद आहार या विष मिलेगा आपको। यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी विषयपति होता था। आहार या विष में सबसे बड़ा अधिकारी विषयपति होता था। उसके बाद आपको मिलेगा स्थानीय। 800 गांवों का समूह होता था। 800 गांव को मिला के क्या बनता था? स्थानीय बनता था, है ना। द्रोणमुख इसके बाद आपको मिलेगा। 400 गांवों का समूह क्या कहलाता था? द्रोणमुख कहलाता था। उसके बाद खारवटिक मिलेगा। ये क्या है? इसमें 200 गांव मिला के है। खारवटिक कैसे बना है? 200 गांव को मिला के खारवटिक बनाया गया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा संग्रहण। संग्रहण 10 गांव को मिलाकर बनाया गया। संग्रहण में कितने गांव? 10 गांव। फिर लास्ट में आपको मिलेगा ग्राम। ग्राम का सबसे बड़ा अधिकारी ग्रामीणी, और संग्रहण में जो अधिकारी है गोप है। संग्रहण में कौन है? गोप है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था देखिएगा, स्रोत कई सारे स्रोत थे जहाँ से आमदनी होती थी। हालांकि कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी गांव देखने को मिले जो कर से मुक्त होते थे, वहाँ कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ऐसे गांव को परिहारक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परिहारक कहा जाता था, जहाँ से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। कुछ ऐसे भी जगह थे, ऐसे भी गांव थे जहाँ के लोग सैनिक देते थे। ऐसी जगह को क्या कहा जाता था? आयुध कहा जाता था। ऐसे गांव जहाँ के लोग सैनिक भेजते थे, सैनिक देते थे, उसको आयुध कहा जाता था। तीसरे नंबर पे है कुप्य, यानी कच्चा माल देने वाला गांव। कुप्य यानी कच्चा माल देने वाला गांव। चौथे नंबर पे है विष्टि। विष्टि का मतलब
बेगार देने वाले गांव। बेगार समझते हैं, जैसे आप लोग एक शब्द सुने होंगे, बेगारी करवा दिया, यानी कुछ दिया नहीं, काम करवा लिया, है ना। बेगारी करना, काम के बदले में कुछ भी ना लेना, लेकिन काम मेहनत से करना, ऐसे चीज़ों को बेगारी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे भी गांव थे जो बेगार में काम करते थे या बेगारी देते थे, उनको विष्टि कहा जाता था। कुछ जगहों से नगद टैक्स भी लिया जाता था, नगद कैश लिया जाता था, इसको हिरण्य कहा जाता था। ठीक, जहाँ से नगद टैक्स लिया जाता था इसको हिरण्य कहा जाता था। अब मुद्रा देख लेते हैं हम लोग। कासारपण और पण, कासारपण या पण बात एक ही है, ये चांदी के होते थे। कासारपण या पण चांदी के होते थे। और जो सुवर्ण होती थी मुद्रा की इकाई, सुवर्ण यानी ये सोने की होती थी, सुवर्ण सोने की होती थी। मासक जो मुद्रा होती थी ये तांबे की होती थी, मासक मुद्रा तांबे की। और काकड़ी, काकड़ी भी तांबे की होती थी। ठीक, काकड़ी भी तांबे की होती थी। कल वाली क्लास में प्रशासन के पहले वाले वीडियो में हमने एक चीज़ गलत बता दिया था, जो मैंने वेतन वाला बताया था कि वेतन का अनुपात क्या होगा, तो 4800, हालांकि मैंने बताया है 48,000 संबंधे 7 पण है ना। ये उसमें कहीं लिख दिए होंगे तो सही कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।